हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब 10th क्लास में आ गए हैं। अब हम अपने नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है नंबर्स के बारे में। तो आप सबको ध्यान होगा, हम सबने पढ़े थे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होते हैं वो? जब हम किसी भी चीज को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम यही काउंटिंग किसी होल ऑब्जेक्ट या होल के लिए यूज करें तो वो होते हैं हमारे होल नंबर्स, जो कहां से शुरू होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अब क्योंकि सारे नंबर्स हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम हर नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम नेचुरल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हमने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना शुरू किया, अब लाइन क्या होती है? जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, जिसको दोनों डायरेक्शंस में आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब हम इस नंबर लाइन पर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे 0, 1, 2, 3, तो हमारे पास क्या नीड आई कि जैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट साइड में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि लाइन है तो इसको पीछे के डायरेक्शन में भी तो आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं से नीड आई नेगेटिव नंबर्स की। तो जैसे एक स्टेप आगे गए तो 1, एक स्टेप पीछे गए तो क्या हो जाएगा? -1। तो अब जो ये नेगेटिव साइड वाले नंबर हैं, ये भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो नई कैटेगरी बनी थी हमारे नंबर्स की, वो थी इंटीजर्स। क्या होगा इंटीजर्स? सारे के सारे होल नंबर्स प्लस में जो भी सारे नेगेटिव है नेचुरल नंबर्स के, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सारे हमारे कहलाए थे इंटीजर्स। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी होल नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो कहलाते हैं फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ होल। और पार्ट ऑफ होल को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यानी किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें, जो कि क्या है? पार्ट ऑफ होल है। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन की। जो पॉजिटिव साइड पर जो नंबर होंगे वही होल नंबर्स होंगे, वो कभी नेगेटिव साइड पर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में है, पार्ट अपॉन टोटल, जहां पर हमारा P और Q क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऑल्सो इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि डेनोमिनेटर यानी कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये हमने सारे नंबर्स के बारे में अब तक पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आपने 9th क्लास में, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था इन सारे नंबर्स के बीच में रिलेशन। जैसे सारे नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं, आप देखो ये सबके सब होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, प्लस में 0 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। फिर हमने देखा था इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स हैं, प्लस में एक्स्ट्रा क्या था? नेगेटिव ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जब हम फ्रैक्शन पर आए थे तो हमने देखा था फ्रैक्शन भी क्या है? सारी पॉजिटिव साइड जो ये होल नंबर्स की है, इनको हम फ्रैक्शंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर है, जैसे 3 है तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 अपॉन 1। तो सारे होल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है तो इंटीजर्स तो सारे फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे, लेकिन हम कह सकते हैं सारे होल नंबर्स फ्रैक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये हमने रिलेशन पढ़ा था। अब यहां से नीड आई थी, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जैसे हम नंबर लाइन पे आगे की तरफ जाते हैं वैसे हम पीछे भी पॉजिटिव साइड भी होती है नंबर लाइन की। तो जब फ्रैक्शंस न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे होल नंबर्स को तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर जो होल नहीं है, जैसे 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 5, ये सब के सब क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव साइड में आ रहे हैं नंबर लाइन के। इनके पीछे क्या हो सकते हैं? जितना, जैसे हम फॉर एग्जांपल नंबर लाइन पर अगर मैं आगे जा रही हूँ 0 के बाद 1 अपॉन 4 स्टेप आगे, तो इसके जस्ट पीछे भी तो जाएंगे ना उतना ही, तो वो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 4। तो यहां पर हमारे पास नीड आई किस चीज की? कि जब हम P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सारे पॉजिटिव साइड में थे, नेगेटिव साइड में भी तो हो सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में। तो वहां से हमने पढ़ा था किसके बारे में? एक नई कैटेगरी, दैट इज रेशनल नंबर, यानी कि कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये बाउंडेशन हट गई कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो कोई भी इंटीजर P और Q हो सकते हैं, और Q क्या था? अगेन 0 नहीं होगा। अच्छा, ये Q 0 क्यों नहीं होता है, चाहे फ्रैक्शंस हो चाहे रेशनल्स हो?
क्योंकि जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो नंबर नॉट डिफाइन होगा, और हम जब नंबर्स की बात करते हैं तो वो फाइनाइट नंबर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो वो नंबर फाइनाइट नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा था रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। इसके बाद एक नई कैटेगरी, एक नया ग्रुप ऑफ नंबर्स हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर रेशनल हो ही ना, यानी कि कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसको हम P अपॉन Q, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख ही ना सके, तो हमने वो नया ग्रुप ऑफ नंबर यानी कि नई कैटेगरी आई थी इरेशनल नंबर्स, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख पाए। तो उसके बारे में भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि जैसे रेशनल्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा था कि अगर हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन करें, जैसे ये 2/5 एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, या ये जो नंबर है इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करना चाहूं तो यहाँ पर क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन डेसिमल लगाकर मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, तो पॉइंट में आंसर आएगा। ऐसे ही रेशनल नंबर्स है तो उसमें भी पॉइंट में आंसर आएगा। तो हमने इसको एक तरीके से और डिफाइन किया था 9th में कि हम रेशनल्स को P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, साथ में अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट, एक समय पर आकर क्या होगा, पॉइंट के बाद हमें वैल्यू फिक्स मिल जाएगी। या तो फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो नंबर जो है फाइनाइट नहीं है तो वो क्या होंगे, वो रिकरिंग होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। और इरेशनल्स क्या होते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये डिफरेंस हमने रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीजें हम अब तक नंबर्स के बारे में 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर, वो भी यही है हमारा, रेशनल्स और इरेशनल्स के बारे में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 9th में भी कि ये जो सारे नंबर्स हैं, क्योंकि हर नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सारे नंबर्स, जैसे यहाँ पर हमने देखा ये सारे नंबर्स किसका पार्ट थे, दे ऑल वर पार्ट ऑफ रेशनल्स, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर्स हो, ये सब दे वर द पार्ट ऑफ रेशनल। लेकिन फिर हमने देखा एक ऐसी कैटेगरी कि अगर कोई रेशनल ना हो तो जो भी सारे बचे नंबर्स वो सारे क्या हो गए, इरेशनल्स हो गए। और यही रेशनल और इरेशनल मिलकर कहलाते हैं सारे रियल नंबर्स, एंड एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो ये सारे नंबर्स मिलकर क्या कहलाए, रियल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पर आपके लिए कि व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, द ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसके अंदर सारे क्या है, ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स। तो वो ग्रुप ऑफ नंबर जिसमें रेशनल भी आ गए और इरेशनल भी आ गए, वो सारे के सारे मिलकर क्या कहलाए, रियल नंबर्स। अब उसमें आप किसी होल नंबर का एग्जांपल लो, किसी इंटीजर का लो, किसी P अपॉन Q की फॉर्म का लो, या फिर कोई ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, यानी कि इरेशनल, जैसे कि √2, √5, ये सब हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर रेशनल्स और इरेशनल्स की डेफिनेशन भी मेंशन है आपके लिए, द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q व्हेन P एंड Q आर क्या, इंटीजर्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बट डेनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। A few examples are -1। अब -1 P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे है, क्योंकि इसकी डेनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं है वहां क्या होगा, 1। सो दिस -1 कैन बी रिटन एज -1 अपॉन 1। तभी तो हमने बोला था कि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। तो ये सारे इसीलिए एग्जाम्पल्स है किसके, रेशनल्स के। और जो बच गए जिनको न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, √2, √3, √11, √5.6, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हो सकते हैं। सो ये है हमारा नंबर्स का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। सो अब हम देखते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम क्या कहती है, वैसे तो हम इस थ्योरम को ना बिना जाने भी छोटे क्लासेस से यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि हम सब ने प्राइम फैक्टराइजेशन तो पढ़ी ही है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, जब हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो कभी भी 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं होते. सो एवरी नंबर विच हैज ओनली 2 नंबर्स एज देयर फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 सिर्फ किससे डिवाइड होगा? 2 के फैक्टर कौन है? एक 1 है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आएंगे, 1 हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, और एक वो नंबर खुद है. इन 2 नंबर्स के अलावा इस 2 के कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है. हर प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. 1 के कितने फैक्टर होंगे? वो 1 से डिवाइड होगा, और वो खुद भी तो 1 ही है, तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ 1, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता. तो कंपोजिट एक टर्म अभी मैंने यूज की. कंपोजिट क्या है? आपको याद होगा, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर है जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 1 तो हर नंबर को डिवाइड करेगा, तो 1 तो इसका फैक्टर होगा ही. इसके अलावा हमें पता है कि 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है. और इसके अलावा 4 का फैक्टर कौन है? वो खुद. हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता ही है. तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 से ज्यादा हो गए. तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं बेटा कि कोई भी नंबर जिसके फैक्टर एक 1 हो और एक वो खुद हो, सिर्फ यही 2 फैक्टर्स हो, तो वो प्राइम है. और अगर कोई नंबर अपने खुद के और 1 के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो सकता है, कोई और भी उसका फैक्टर है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंपोजिट. तो यहाँ पर मैंने आपको 2 टर्म्स यूज किए, एक कंपोजिट और एक प्राइम. आई होप आप लोगों को ये सब रिकॉल हो गया होगा. वैसे हम ये प्रीवियस क्लासेस में और भी अच्छे से पढ़ चुके हैं. तो मैंने बोला कि कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसको हम जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं वर्ड यूज करी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर्स लिखे. कैसे फैक्टर्स? प्राइम नंबर्स. तो जब हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही तो है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ये क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. और ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये हर नंबर की अलग होगी, क्योंकि अगर मैं कोई भी नंबर किसी में मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका एक प्रोडक्ट आएगा. अगर मैं नंबर्स चेंज कर दूंगी, डिजिट्स चेंज कर दूंगी, तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा. तो हर कंपोजिट नंबर के लिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? यूनिक होगी. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट द ऑर्डर इज. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ प्राइम कंपोजिट नंबर्स ले लेते हैं. जैसे लेट्स से एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं पहले 30. प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को याद है हम कैसे करते हैं? करके देख लेते हैं. यहाँ पर जैसे 30 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करके देखेंगे. जैसे डिविजिबिलिटी रूल इसके लिए हम यूज करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा ये नंबर इवन है, इसके लास्ट में 0 है, तो हम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से. तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा? 15. अब 15 ये इवन नहीं है, इसके लास्ट में देखो 5 है, ये ऑड नंबर है. तो हम देखेंगे 2 के बाद क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? यस. तो कितना आ जाएगा? 5. उसके बाद 5 तो ये अगेन प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 अपने और 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा. तो यहाँ पर हमारे 30 को जब हमने उसके फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स, तो हमें क्या क्या नंबर मिले? हमें मिला 2 इंटू 3 इंटू 5. तो हम इस 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5. इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. यानी कि एक कंपोजिट नंबर था, उसके जब हमने फैक्टर्स किए तो एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हम इस 30 को लिख सकते हैं, बिकॉज इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा. और यही क्या है? हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नाउ इसमें एक टर्म है यहाँ पर कि ये यूनिक होगी. आप देखो इस 30 का जो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसमें कोई भी डिजिट चेंज कर दूंगी तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, फिर 30 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा. बट ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम उसमें पहले कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं. तो जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, या हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2. तो हम इसके ऑर्डर्स आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उससे जो डिजिट्स है, जो वैल्यूज है, उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा. तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि एवरी प्राइम नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. और ये जो इनका वो होगा प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो ये फैक्टर्स होंगे, दिस विल बी यूनिक. ऑर्डर से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये क्या है? हमारी
फंडामेंटल थ्योरम। अब ये फंडामेंटल थ्योरम देखो, हमें तो नहीं पता था कि ये फंडामेंटल थ्योरम है, बट हम तो यूज कर रहे थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने अर्लियर क्लासेस में की है। जैसे हम और भी नंबर्स की करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे 96। तो अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, 96 ये एक इवन नंबर है, तो पहले हम इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 48। दोबारा देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करने पर क्या मिला, 24। दोबारा 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 12। क्योंकि हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, हम सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज कर सकते हैं। क्या क्या है प्राइम नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं है ना। ऑड और प्राइम में बेटा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, 11, 13, सो ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो ये अब आगे इसको हम देखेंगे, ये 2 है, 12 है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 भी प्राइम है, 3 से भी हो रहा है। तो आप पहले 3 से भी कर सकते हो, पहले 2 से भी कर सकते हो। मान लो अगर एग्जाम में जैसे जल्दी होती है, हमें स्ट्राइक नहीं किया 2, हमें पहले दिमाग में 3 स्ट्राइक किया, तो उससे गलत नहीं हो जाएगा आपका, सिर्फ ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, बट अगर आप इसको ऐसे भी कर रहे हो तो आपका आंसर इससे गलत नहीं होगा। तो 3 से भी किया अगर हमने तो 3 4 जा 12, आगे फिर इसको देखो दोबारा 4, अब ये सिर्फ 2 से ही जाएगा, 2 2 जा एंड देन 2 1 जा। तो यहाँ पर हमें जो इसका प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2, पहले 3 टाइम्स 2 है, फिर उसके बाद 3 एंड देन 2 इंटू 2। अब देखो अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, कितने बार 2 है, 5 बार, और एक बार क्या है, 3 है। तो ये इन सबको इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, यहाँ पर ये 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी। तो हमने एक्सपोनेंट एंड पावर भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कोई नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होता है हम उसे उसकी उतनी ही पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग 5 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या है कि 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो कैन आई राइट इट एज 5 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ऐसे यहाँ पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, सो वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, जितनी बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हो रहा है तो इसको हमने 2 की पावर 5 लिख दिया और इंटू 3। तो यही हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो हमने पहले 3 लिखा था, बाद में उसको जो 2 थे, रिमेनिंग 2 थे वो लिखे, बट जब हमने उसको एज अ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा तो जो ऑर्डर आया वो एकदम यूनिक आया, ठीक है। सो दिस इज आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो मैं आपको कह रही थी कि जो ये फंडामेंटल थ्योरम है, प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ कंपोजिट, ये हम यूज तो पहले से करते आ रहे हैं। सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरम, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम इस थ्योरम की हेल्प से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ में कैसे इसका यूज कर सकते हैं। जो हम इसको कर तो रहे थे लेकिन आज तक हमें पता नहीं था कि ये क्या फंडामेंटल थ्योरम है। और भी इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस है जो हम अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल थ्योरम की कि कैसे कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स विच इज यूनिक फॉर एवरी नंबर। सो मैं आपको कह रही थी कि हम इस फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से, यानी कि जो हम किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, इसकी हेल्प से देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, हम इसको बहुत तरीके से अलग अलग कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें से एक जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है कि अगर हमें चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी एक नंबर है कि उसकी जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 0 होगी या नहीं होगी फॉर 4 टू द पावर n। तो एक नंबर की पावर n हमने ले लिया और हमें ये चेक करना है कि क्या इस नंबर की यूनिट डिजिट 0 होगी या नहीं होगी। तो अब देखो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेते हैं 10। 10 में क्या है हमारे पास, यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है। और भी कोई नंबर जिसमें भी अगर यूनिट डिजिट में 0 है, इसका मतलब वो क्या है, उसके अंदर वो मल्टीपल ऑफ 10 है। तो 10 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 × 5, 2 5 जा 10। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 10 का मल्टीपल है, किसी के नंबर के भी लास्ट में 0 है, 10 है, मतलब उसमें
2 और 5 दोनों उसके प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी तो उसके लास्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि इस नंबर के लास्ट में 0 है या नहीं। इसका मतलब इस नंबर के लास्ट में, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब ये नंबर क्या है, देखो 4 है ना, 4 की पावर n, तो 4 हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 का मल्टीपल तो है, तो इसका मतलब इसमें 5 भी कहीं ना कहीं आना चाहिए इसके प्राइम फैक्टर्स में, तभी तो ये कहलाएगा कि इसके लास्ट में 0 है। तो उसके लिए हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो ये 4 टू द पावर n है, इट हैज, सपोज कर लो, लेट 4 टू द पावर n हैज 5 in its 5 as its factor। क्योंकि 0 होने के लिए क्या चाहिए हमें कि 4 टू द पावर n इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 5। तो अब हम क्या करके देखते हैं, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 4 की पावर n को, 4 कंपोजिट नंबर है, तो 4 को हम क्या से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 की पावर n। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 2n हो गया। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये सिर्फ 2 एक प्राइम नंबर है, तो ये 2 की कुछ पावर आई, इसमें कहीं भी 5 आया हमारे पास प्रोडक्ट में, नहीं आया। सो इट इज नॉट हैविंग 5 एज इट्स फैक्टर। तो जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 और 5 दोनों नहीं मिले, सिर्फ 2 मिला, 5 नहीं मिला, तो क्या इसके यूनिट डिजिट में 5 हो सकता है, नहीं। अब आप कहोगे कि इसमें अरिथमेटिक थ्योरम का क्या यूज है, तो हमने क्या किया, हमने एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, और हमने चेक किया कि उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है, 10 होने के लिए 2 और 5 दोनों है या नहीं है। सो इट इज नॉट हैविंग 5, इट इज हैविंग ओनली 2। सो there is no, we can say that there is no 5 in its prime factors। तो जब कोई भी 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, तो क्या इसके लास्ट में 0 हो सकता है, नो। सो वी कैन से, सो 4 टू द पावर n will not end with digit 0। इसमें आप आगे ये भी मेंशन कर सकते हो कि विल नॉट एंड विद 0, बिकॉज क्या है, ये इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो उसमें 5 नहीं है, और ये डिजिट 0 से ऐड नहीं कर रहा है, एंड 0 से कोई भी नंबर कब ऐड करेगा, जब उसके उसमें फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होंगे। तो एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा, एक अब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी दो सिंपल से नंबर ले लूं, लेट्स से 30 एंड 45। अब अगर बात करें हम इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, तो वहां कैसे हम इसका थ्योरम का यूज कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मली हम इसकी जैसे करते आए अब तक, वैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 15 देन 3 से जा रहा है ये, 3 5 देन 5 1। फिर 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, ये ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 देन 15, 3 5 अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 एंड देन 5 1। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए 30 के, वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5, और जो 45 के हमारे पास फैक्टर आए वो क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर हम इसको और उसमें लिखें, अगर हम एज अ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर देखो ये तो सारे डिजिट्स अलग हैं, लेकिन जो 45 हम इसमें 3 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5। तो अब आप इन दोनों में देखो, ये हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को वी हैव एक्सप्रेस दीज नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, है ना। अब अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, तो पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ के लिए क्या होता है, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो भी इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को हम ले लेंगे, है ना। तो अब देखो इसमें 2 तो नहीं है कहीं भी, लेकिन 3 है, लेकिन और 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो यहाँ पर है 3 की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर सिर्फ 1 है। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं ना, जो दोनों में वो कॉमन हो। तो क्या है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 की पावर 2 है या 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 1 है, तो जो कॉमन है वो तो सिर्फ एक ही आएगा ना। तो हमारे पास 3 की पावर 1 हमारा क्या हो गया,
कॉमन फैक्टर। उसके बाद 5 की पावर 1 यहाँ पर है, 5 की पावर 1 यहाँ पर है, तो दोनों में सेम पावर कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1 ही हो गई दोनों में। तो हमारा जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये हमारा क्या आया, HCF आया। जब हम LCM की बात करते हैं तो वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मतलब जो भी इसमें पावर कॉमन आ रही है उसमें जो लोवेस्ट है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो HCF निकाला तो हमने देखा था कि इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या, कितनी पावर्स कॉमन जो इसमें भी है और जो इसमें भी है, 3 की पावर 1 थी, इसमें 2 थी, तो 1 पावर तो दोनों में है। लेकिन उसके अलावा भी जो बच जाए वो सारे किसके लिए लेते हैं, LCM के लिए लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1, तो जो लीस्ट कॉमन है वो क्या हो गई हमारा मल्टीपल। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कॉमन है वो भी और जो बच जाए वो भी। तो हमारे पास इसमें क्या आ गया, 2 की पावर 1, देन 3 की पावर 1 तो कॉमन थी लेकिन एक और थी एक्स्ट्रा, तो हम क्या लेंगे 3 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 1। ये हो गया हमारा LCM। तो ये क्या हो गया, HCF 15 हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, ये पावर 1 में हटा देती हूँ, 2 5 10 और 9 90। तो आप देखो ये जो हमारे HCF और LCM है ये हमने किसकी हेल्प से निकाले, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। मतलब कि हमने किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखा। अब इसमें देखो एक रिलेशनशिप हम देख पाए कि ये जो नंबर थे हमारे 30 और 45 और जो इनके हमारे क्या है HCF और LCM, इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आप देखो तो अगर मैं 30 और 45 का प्रोडक्ट करूं और इधर मैं जो दोनों LCM और HCF हैं उनका प्रोडक्ट करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है 15 मल्टीप्लाई 19। तो अगर मैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करूं तो देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये कितना आया हमारा 30 इंटू 45, लास्ट डिजिट में 0 है तो वो हम एज इट इज लिख देंगे। और 45 3 हमारा कितना हो जाएगा, 3 5 15, कैरी 1, 12 और 1 13, 1350। और अगर हम यहाँ पर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 0 का 0 और 15 9 कितना होता है 135, तो ये भी कितना आ गया 1350। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल आया, प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। तो ये एक जनरल केस हमारा, हम कोई भी नंबर जैसे ये एग्जांपल में देखा ऐसे हम किसी भी दो नंबर्स को अगर हम उनका LCM लें, HCF निकालें और उनका प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर मिलेगा। क्यों मिला ऐसा, क्योंकि आप देखो जब हमने दो नंबर्स को प्रोडक्ट किया तो इनके जो कॉमन फैक्टर थे वो 2 बार मल्टीप्लाई हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही LCM और HCF में हुआ, क्योंकि HCF में हमने सिर्फ वो फैक्टर्स लिए जो कॉमन थे और LCM में जो रिपीट हो रहे थे वो भी लिए। और वही सेम चीज जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ any two numbers, composite numbers, is always equals to the product of their HCF and LCM. So ये एक इंपॉर्टेंट केस है जिसको अभी आगे हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी यूज करने वाले हैं। हमने देखा कि अगर हमने कोई दो कंपोजिट नंबर्स लिए और उनके LCM और HCF निकालने की कोशिश करी बाय मेंशनिंग देयर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो उसमें हमने देखा कि जो भी कोई दो नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट क्या था, इक्वल था किसके, उनके प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF के। तो अब यहाँ पर हम वही सेम चीज करेंगे अगर हमारे पास तीन कंपोजिट नंबर है तो उनके लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। पहले 6, 2 3 6 एंड देन 3 1 3। तो 6 क्या है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स दैट इज 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, 2 इंटू 3। अगला जो हमारा नंबर है वो है 72। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जा रहा है, 2 3 6 12, 2 6 12, देन अगेन इवन है 2 से जाएगा तो 2 1 एंड 2 8 अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 9 18 एंड देन 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 एंड 3 1 तो 72 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, क्योंकि 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो तीसरा नंबर है हमारा 120, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12, 0 एज इट इज, अगेन 2 3 6 0
देन 2 1 जा एंड 2 एंड बचा 1, 10, 2 5 जा 10। फिर ये 15 अब किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 5 जा एंड देन 5 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5। तो 120 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको एज अ पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखे तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये तीनों नंबर्स के हमारे जो फैक्टर्स हुए वो ये हुए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 72 के फैक्टर्स हुए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 के जो हमारे फैक्टर्स हुए वो हुए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर क्या है, 1 है, तो चलो मेंशन कर लेते हैं अभी के लिए। अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है, हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों तीनों नंबर्स में। तो आप देखो सबसे पहला 2 यहाँ पर भी है एज अ फैक्टर, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब अगर आप हाईएस्ट पावर देखो तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इन दोनों में 3 है, लेकिन कॉमन कितनी है इनमें, कॉमन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 ही पावर है, इसमें तो 1 से ज्यादा नहीं है, और यहाँ पर 3 पावर है, मतलब एक एक तो होगी इन दोनों में, इसमें भी। तो हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है 2 की, जो कॉमन है वो है 2 की पावर 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 3 की पावर 1 यहाँ पर है, 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 1 यहाँ है। आपको ऐसे दिख रहा होगा कि पावर हाईएस्ट तो यहाँ है 3 की पावर 2, लेकिन कॉमन क्या है हाईएस्ट, तो वो हाईएस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पर है पावर 1, यहाँ है 2। इन दोनों में अगर हम देखें तो एक एक पावर है, और यहाँ भी क्या है, पावर 1। हम तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो हमें वो नंबर देखना है जो तीनों में कॉमन हो और उसकी कॉमन हाईएस्ट पावर क्या है। तो वो क्या है हमारे पास, 3 की पावर 1। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है 120 में 5 है एज द प्राइम फैक्टर, लेकिन जो हमारा 72 है और 6 है इन दोनों में कहीं भी 5 मल्टीपल नहीं है, मतलब यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, पावर है ही नहीं 5 की पावर 0, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर 0, ए की पावर 0 क्या होता है 1। तो जब कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 0 थोड़ी ना मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 है यहाँ पर, तो 5 की पावर तो यहाँ कुछ भी है ही नहीं, 0 है, यहाँ भी नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं है। तो हमारे पास कॉमन सिर्फ क्या मिला, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यानी कि 2 3 का क्या आया हमारा एचसीएफ, 6 आया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि हम इसमें क्या लेते हैं कि जो कॉमन है वो तो है ही और जो बच जाए वो भी। तो बेसिकली ये हुआ क्या कि जो भी हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि जो कॉमन है वो तो आएगी और जो रिमेनिंग है वो भी आएगी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सीधा हाईएस्ट पावर्स को देख सकते हैं किसी भी नंबर की जो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है। तो पहले वाला नंबर है 2, इसमें 1 पावर है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 की जो हाईएस्ट पावर जो तीनों में इन्वॉल्व है वो क्या है, 3। तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मल्टीपल है वो क्या है, 3 की पावर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 1 2 और 1 इन तीनों में जो हाईएस्ट पावर जो इन्वॉल्व है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो क्या है, 3 की पावर 2। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। उसके बाद अब देखो 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 0 है पावर 5 की, लेकिन यहाँ तो है, और मैंने क्या बोला, एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा हाईएस्ट पावर जो इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर लिखी हुई है, तो वो क्या है, 5 है, तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 1 हो गया। तो अब हमारा यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो जब हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 360। तो ये आया हमारा एलसीएम। ओके, अब देखो हमने पिछले एग्जांपल में क्या किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहां भी हम करके देखते हैं कि ऐसा ही कुछ हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर जब हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या है हमारे नंबर, 6 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 120, तो इनको मल्टीप्लाई करो। उसके बाद जो हमारे एलसीएम ऑफ एलसीएफ है उनका प्रोडक्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका भी हम प्रोडक्ट करेंगे। वो क्या है हमारे 6 इंटू 360। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारा देखो क्या हुआ, लास्ट में एक 0 है यहाँ पर, तो ये तो एज इट इज आ गई।
ये है 6 इंटू 72 इंटू 12, 12 सिक्सा कितना होता है 72, और यहाँ पर भी 72 है, यानी कि 72 का स्क्वायर। तो 72 का स्क्वायर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 451,840। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। तो अब इनका जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 है, 6 इंटू 360, तो ये 0 एज इट इज, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21। देखो ये तो सेम नहीं आया, लेकिन जब हमने दो नंबर्स का केस लिया था पिछले एग्जांपल में, वहां पर क्या था कि दो आपके कंपोजिट नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल था। लेकिन जब हमने 3 नंबर्स ले लिए तो 3 नंबर के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो एक नंबर यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, एक बार वो यहाँ रिपीट हो गया, ये प्रोडक्ट क्या है इस बार ग्रेटर है किससे, देन द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एक बार यहाँ पर ये रिपीट हुआ, उसके बाद यही नंबर यहाँ पर इनमें कॉमन था, तो यहाँ पर भी वो क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो यहाँ पर क्या हुए, हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उसमें जो नंबर्स है, वैल्यूज हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर्स में हम जब कॉमन लेंगे इन दोनों में भी है और इन दोनों में भी है। तो जब प्रोडक्ट करेंगे हम, जब एलसीएम और एचसीएफ ले रहे हैं तो वो एक ही बार आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट करने में वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा टाइम रिपीट हो गया। इसीलिए जो ये हमारा केस था कि कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, वो सिर्फ किसके लिए है, जब हम कोई दो कंपोजिट नंबर लेंगे। अगर हम 2 से ज्यादा, 3 या उससे ज्यादा अगर हम लेंगे तो ये केस कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अरिथमेटिक, जो फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ी है उसकी। अब इसी से रिलेटेड हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस हैं। वैसे तो अगर हमने ये टाइप समझ लिए है तो हम इनकी हेल्प से फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।